Hello everyone. Today we will discuss the previous year question paper of Triple EM इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम सेक्शन ए को कवर करेंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसमें आपसे ट्रू और फॉल्स की ये स्टेटमेंट दी गई है जिसमें पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसमें रिलेशन पूछा गया है रेजिस्टेंस और कंडक्टर के लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले आर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। आर इज़ इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जिसमें एल क्या होता है लेंथ और ए इज़ एरिया और रो इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जो एल है यहाँ पर एल आपको दिख रहा होगा, जो लेंथ है ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली की जगह यहाँ डायरेक्टली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। ठीक है, क्योंकि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यहाँ पर इन्वर्सली दिया है, दैट्स वाई इट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। So next is silicon is example of dash material। सिलिकॉन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स हमें पता है होते हैं। एक आपका होता है मेटल जो कि कंडक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो तीन तरह के मटेरियल्स कौन कौन से हो गए? एक तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर्स, एंड नेक्स्ट वन इज़ थर्ड वन इज़ सेमी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से करंट को पास करवा देते हैं, और इंसुलेटर्स जो करंट को पास नहीं करते, करंट को रेजिस्ट करते हैं फ्लो होने से। और सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में वो लाई करते हैं। तो ये जो सिलिकॉन मटेरियल है आपका, जो सिलिकॉन है ये सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के मटेरियल्स जनरली हम यूज़ करते हैं, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये दो एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसी में ही हम और भी मटेरियल्स को कवर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सपोज सेमीकंडक्टर का अगर एग्जाम्पल पूछा है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आ गया, और अगर कंडक्टर के कोई एग्जाम्पल पूछा है तो उसमें आप कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट में अगर इंसुलेटर का कोई एग्जाम्पल पूछा है तो उसमें प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबड़, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल रहेंगे। Now next question is a good insulation material should have dash dielectric strength। इसमें पूछा है कि अगर इंसुलेशन मटेरियल है, अगर वो बहुत बढ़िया है, गुड है, मतलब अच्छा है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर आएगा हाई। तो अब पहले देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अब होता क्या है, कि जो हमने बोल दिया कि इसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक तरह से एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, कि उसको इंसुलेटर बनाने में जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल बढ़िया इंसुलेटर होगा, अपने में से करंट को पास नहीं करने देगा जितनी अच्छी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाता है, गुड इंसुलेशन मटेरियल शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट इसकी पढ़ भी सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज़ द एबिलिटी टू द मटेरियल टू एक्ट एज इंसुलेटर। तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, तो उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो उसी को हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी रहेगी किसी भी इंसुलेटर की, उतना ही बढ़िया वो इंसुलेटर होगा। मीन्स वो उसमें से करंट को अपने में से पास नहीं होने देगा जितनी ज़्यादा उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। तो नेक्स्ट इज निक्रोम इज़ एन अलॉय ऑफ डैश एंड क्रोमियम। तो निक्रोम है जनरली अलॉय होता है। अलॉय मतलब कि जो अलग अलग मटेरियल्स को जोड़ के बनाया जाता है उनको हम बोल देते हैं अलॉय। अलग अलग मेटल्स को जोड़ के बनाते हैं। तो जो निक्रोम है उसमें दो मेटल्स का हम यूज़ करते हैं, एक होता है आपका निकल, निकल का आप यूज़ करते हैं इसमें, और दूसरा होता है क्रोमियम। तो ये बन जाता है निक्रोम। ठीक है, ये निक से निकल और क्रोम से
क्रोमियम। तो ये दो मेटल्स का आप यूज़ करते हैं जिससे हमें निक्रोम मिलता है, और इसमें हम थोड़ा सा स्लाइटली आयरन भी डालते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सिर्फ आएगा निकल, NiCkel, निकल। नेक्स्ट इज गिव फुल फॉर्म ऑफ SF6। तो SF6 क्या है? ये गैस होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है सल्फर, सल्फर, S से सल्फर, और F है, F मतलब फ्लोराइड, और F के नीचे ही ये क्या लगा है, SF6, इस तरह से 6 लिखा है, तो इसको बोल देते हैं हम सल्फर। इस 6 का आ जाएगा हेक्सा फ्लोराइड, मतलब 6 को हम हेक्सा बोलते हैं ना, तो इसलिए हेक्सा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई दिस, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये हेक्सा यूज़ किया गया है इस 6 के लिए, बाकी S फॉर सल्फर, F फॉर फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव डैश रेजिस्टेंस। कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या बताया मैंने आपको, क्या रहता है कि जो अपने में से करंट को पास ही नहीं करेगा, और मतलब करंट को पास नहीं करने का मतलब क्या है कि करंट को अपने में से फ्लो होने से रोकेगा, और करंट को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस, अपने में से फ्लो होने के लिए। तो जितना बढ़िया इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उसका उतना ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, राइट। और जो हाई, अगर सपोज मान लो हाई रेजिस्टेंस हो रहा है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा करंट को रोकेगा। और कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा करंट को रोकता है? तो वो होता है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पर क्या आपको इससे पता लगता है कि जो गुड इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। अगर सपोज इसी को ही ऑपोजिट में पूछ लिया जाए कि गुड कंडक्टिंग मटेरियल, सपोज यहाँ इंसुलेटिंग नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है, आपसे पूछा गया कंडक्टिंग मटेरियल, गुड कंडक्टिंग मटेरियल शुड हैव विच रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हाई की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा लो रेजिस्टेंस। मतलब अगर कंडक्टिंग मटेरियल का पूछा गया है तो उसमें लो रेजिस्टेंस आएगा, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल पूछा गया है तो उसमें हाई रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, आई होप सो आपको पता होगा कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में करंट को हमारे को ज़्यादा फ्लो करवाना है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस यानी कि करंट को जो रोकने वाला मटेरियल है वो कम होना चाहिए, करंट उसमें ज़्यादा फ्लो होना चाहिए। और वो कब ज़्यादा करंट फ्लो होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा, और इंसुलेटिंग मटेरियल में इसका ऑपोजिट होता है। तो 7th क्वेश्चन इज सोल्डरिंग मटेरियल इज जनरली एन अलॉय ऑफ। तो जो सोल्डरिंग मटेरियल होता है वो अलॉय होता है, तो किस किस मटेरियल से वो बना होता है? जनरली अलॉय जो रहेगा सोल्डरिंग में वो होता है टिन एंड लेड का। ठीक है, टिन एंड लेड से आपका क्या है? सोल्डरिंग मटेरियल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव फुल फॉर्म ऑफ ACSR। तो ACSR की फुल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पूछ ली जाती है ACSR की। तो इसकी फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। A से एल्यूमिनियम, C से कंडक्टर, स्टील से S से स्टील, और R से रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें क्या होता है, एक तरह से कंडक्टर होता है जिसका अंदर वाला पोर्शन स्टील का होता है, और जो बाहर के जितने भी जो भी कंडक्टर्स रहेंगे वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, मतलब एल्यूमिनियम भी है इसमें और स्टील भी है, और उससे हमने एक कंडक्टर बना दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल इज बेस्ड अपॉन डैश इफेक्ट। कि जो थर्मोकपल है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल किस पर कौन से इफेक्ट उस पे बेस्ड है? तो यहाँ पर आपने सीबैक इफेक्ट पढ़ा होगा, सीबैक इफेक्ट। तो इसका आंसर यहाँ पर है सीबैक इफेक्ट। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल इज बेस्ड अपॉन सीबैक इफेक्ट। तो देख लेते हैं सीबैक इफेक्ट क्या होता है। तो सीबैक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई दो मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, दो अलग अलग तरह के मेटल है, और उन दोनों को हमने क्या कर दिया, दो अलग अलग जंक्शन से अगर हम जोड़ देते हैं तो उस जंक्शंस में क्या है, अलग अलग टेम्परेचर बनेगा, और जब वो वहाँ पर अलग टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस्ड होगा, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं सीबैक इफेक्ट। तो इसको आप एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज एक ये मेटल है आपका, ठीक है, मेटल B, और दूसरा है मेटल A। तो ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है ये एक मेटल बनी है, ठीक है, ये मेटल B इसको बोल सकते हैं हम,
और ये मेटल ए से बना है, जो आपको पतली सी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इनको हमने दोनों को एक जंक्शन से जोड़ दिया, एक ये जंक्शन और एक ये जंक्शन। तो जैसे ही आपने इन दो अलग अलग मटेरियल्स को जोड़ दिया तो इसका टेम्परेचर मान लो कुछ और है, T1 टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो मतलब सपोज़ ये हाई टेम्परेचर पर है और ये लो टेम्परेचर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हाई टेम्परेचर यहाँ लो है तो हाई से ये लो की तरफ को जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होने लग जाती है। तो इसी इफ़ेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सीबेक इफ़ेक्ट। तो थर्मोकपल का भी यही प्रिंसिपल होता है कि जिसमें हम दो अलग तरह के मटेरियल्स को ऐड करेंगे जंक्शन पर, और उनके जंक्शन पर क्या है, अलग टेम्परेचर फॉर्म होगा जिसकी वजह से वहाँ पर वोल्टेज शो होती है। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। और ये थर्मोकपल किस पर बेस्ड प्रिंसिपल है, ये आपका सीबेक इफ़ेक्ट से। क्वेश्चन 9th का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी सीबेक इफ़ेक्ट। सो 10th क्वेश्चन है, नेम एनी टू हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। दो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल बताने। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। तो आपने BH कर्व पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे ये B होता है, यहाँ पर H होता है, तो इस तरह से ये BH कर्व बनता है। अगर ये कर्व क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, तो इसको हम हार्ड मैग्नेटिक, जो जिस भी मटेरियल का जो BH कर्व अगर बनता है, तो वो अगर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, मतलब ज़्यादा एरिया ले रहा है, तो उस मटेरियल को हम बोल देते हैं कि ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। या फिर अगर मान लो इस तरह से, तो ये देखो इसका ये स्मॉल है एरिया है और इस वाले का ज़्यादा एरिया है, तो ये एक तरह से हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बन गया और ये ये आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बन गया। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब होता है कि आपने अगर ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसको आपने एक बार मैग्नेटाइज किया, उसके बाद वो मैग्नेटाइज ही रहे। तो ऐसा जनरली एग्जांपल किसका होता है, परमानेंट मैग्नेट का। तो जिसको आप एक बार मैग्नेटाइज करते हो उसके बाद वो मैग्नेटाइज ही रहता है। तो ऐसे मटेरियल को आप परमानेंट मैग्नेट भी बोल सकते हो या फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी हम बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हाई कोरोसिविटी होती है और हाई हिस्टेरेसिस लूप एरिया मतलब ये वाला जो हमने BH कर्व बनाया था, ये क्या है, लार्ज है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इसको बोल दिया हाई हिस्टेरेसिस लूप एरिया। और हाई कोरोसिविटी का मतलब क्या होता है कि इसको वापस, सपोज आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, अब हम चाह रहे हैं इसको वापस से डीमैग्नेटाइज करना, तो उसको डीमैग्नेटाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो इसीलिए इसको बोला गया हाई कोरोसिविटी। तो ऐसे मटेरियल की हाई कोरोसिविटी होती है और हाई हिस्टेरेसिस लूप एरिया होता है। तो यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपको कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में कोरोसिविटी हाई होती है या लो। तो आपको पता होना चाहिए हार्ड में हाई रहती है कोरोसिविटी और हाई हिस्टेरेसिस लूप एरिया, जबकि ये ही दोनों अपोजिट हो जाएंगे अगर सॉफ्ट मटेरियल में पूछा गया हो। तो सॉफ्ट मटेरियल में कोरोसिविटी होती है लो और हिस्टेरेसिस लूप एरिया भी हो जाता है उसमें लो। तो एग्जाम्पल इसमें 10th क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल पूछा था इस पेपर में, तो इसके 2 एग्जाम्पल, एक तो एल्निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से बना होता है एल्निको, और दूसरा होता है हार्ड फेराइट्स। फेराइट्स की स्पेलिंग ये है FERRITES, हार्ड फेराइट्स। तो ये 2 एग्जाम्पल आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में दे सकते हो। और इसके अलावा अगर सपोज आपसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया हो तो उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन, और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है निकल आयरन अलॉय।